Hello students, I hope that you are enjoying your life. Today we are going to start a new topic that is conditional sentence. इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले अपन को देखना है कि इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले देखें टॉपिक है क्या। तो टॉपिक अपना है कंडीशनल सेंटेंस। किस नाम से? कंडीशनल सेंटेंस। जैसे नाम से बताइए यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन होगी और अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो अपने को कोई ना कोई रिजल्ट मिलने वाला है। तो जब भी हम कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो इसमें दो क्लोजेस पढ़ेंगे अपन। एक तो पढ़ेंगे कंडीशनल क्लोज, पहली जो क्लोज होगी या ये बाद में भी लिखी जा सकती है, सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। कंडीशनल क्लोज, ठीक है। इस क्लोज को अपन इफ क्लोज भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे इफ क्लोज भी पॉपुलरली जानी जाती है इस नाम से। उसके बाद में यहाँ पे एक मेन क्लोज होता है, ठीक है, मेन क्लोज। तो यहाँ पे दो क्लोज है, एक डिपेंडेंट क्लोज है जो कंडीशनल क्लोज है और आगे है मेन क्लोज। ये दोनों की दोनों क्लोजेस एक सेंटेंस को फ्रेम करती है और ऐसा सेंटेंस जिसमें एक डिपेंडेंट क्लोज हो और एक मेन क्लोज हो, या जिसको एक सबऑर्डिनेट क्लोज हो और एक मेन क्लोज हो, वो सेंटेंस हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही होता है। तो बेसिकली जब कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ रहे हैं तो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में और भी हम डिटेल में बातें करेंगे। तो यहाँ पे एक दो बात कॉमनली आपने को समझ लेनी है कि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कंडीशनल क्लोज या इफ क्लोज को जानने से पहले अपने को ये भी तो पता हो कि क्लोज होता है क्या है। तो क्लोज देखना, सब्जेक्ट होता है और उसके बाद में एक फाइनाइट वर्ब और उसका एक्सटेंशन जो होता है उसको अपन क्लोज बोलते हैं। क्लोज होता है क्या? बेसिकली क्लोज जो होता है वो कंटेन करता है एक सब्जेक्ट को और एक फाइनाइट वर्ब को, और उस फाइनाइट वर्ब के बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर एडवर्बियल भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब एटलीस्ट कम से कम हो, वो उसको एक क्लोज बोलेंगे। तो यहाँ पे क्लोज कितनी होगी? टू क्लोजेज होगी। पहली कौन सी? कंडीशनल, और दूसरी क्या हो जाएगी? मेन क्लोज। अपने पास में टू क्लोजेज होंगी। किसमें? कंडीशनल क्लोज में या कंडीशनल सेंटेंसेस में। यहाँ पे हमेशा इफ क्लोज ही है जरूरी नहीं, यहाँ पे हम अनलेस वाली जो क्लोज है उसका भी यूज कर सकते हैं। और ये क्लोज सबसे पहले आए ये भी जरूरी नहीं है। जो क्लोज है वो यहाँ पे आगे भी हो सकती है, मेन क्लोज पहले भी यूज की जा सकती है। ये सब हम डिस्कस करेंगे जब हम क्लोज को एनालाइज करेंगे लास्ट में इस टॉपिक। तो बने रहिए इस टॉपिक में। अपना टॉपिक जब स्टार्ट होता है तो इसमें अपने अलग अलग क्लोजेस होती है। उसमें से फर्स्ट जो क्लोज होती है उस क्लोज को बोलते हैं जीरो कंडीशनल क्लोज। जीरो कंडीशनल क्लोज, जीरो कंडीशनल क्लोज। यहाँ पे जीरो कंडीशनल क्लोज का मीनिंग होता है ऐसा क्लोज जिसमें कंडीशन अगर अप्लाई कर दी है तो उसका आंसर अपने को 100% मिलना, उसका रिजल्ट अपने को 100% मिलना ही होता है। तो यहाँ पे जनरली अपन जो बातें करते हैं वो साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में बातें करते हैं, और साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे कि ऐसे फैक्ट्स जो प्लेस और टाइम से परे होते हैं, जिन पे प्लेस और टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता है, उनको अपन साइंटिफिक फैक्ट्स बोलते हैं या फिर यूनिवर्सल फैक्ट्स भी उनको कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक काफी पॉपुलर एग्जाम्पल है द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये जो सेंटेंस है इसमें जो एक्शन हो रहा है वो एक्शन किसी भी टाइम और किसी भी प्लेस से लिमिटेड नहीं है। इंडिया में भी वो ईस्ट से ही राइज होता है, वो यूएसए में भी ईस्ट से ही राइज होगा, वो अफ्रीका या अमेरिका चाहे किसी भी प्लेस पे चले जाइए आप, वो ईस्ट से ही राइज होना है, ठीक है। तो ऐसा किसी भी प्लेस से कोई लिमिटेशन नहीं हो रही है तो इसको यूनिवर्सल फैक्ट बोल देंगे। टाइम का भी इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, पास्ट में भी ऐसा ही था, प्रेजेंट में ऐसा होता है, फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे जीरो कंडीशन में ऐसे कंडीशनल क्लोजेस के बारे में बात करेंगे या ऐसे एक्शंस के बारे में बात करेंगे जो कि साइंटिफिक होंगे, या फिर जो साइंटिफिक होता है वो 100% क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। ये बात भी आप मान के चलिए। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? अगर कंडीशनल सेंटेंस की खूबसूरती ये है कि अगर अपने को स्ट्रक्चर अच्छे से लर्न हो जाती है तो हम इसका 100% आंसर कर सकते हैं। इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, है ना। इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये इफ क्लोज बाद में भी लिखी जा सकती है, ध्यान रखना, बट ट्रेडिशनली ऐसे ही इसको लिखा जाता है तो अपन भी ऐसे ही लिख देते हैं लर्निंग के लिहाज से, जल्दी लर्न भी हो जाता है। इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस और उसके बाद में क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट
प्लस सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट है क्या, टेंस है, तो पहले क्लोज होगी इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट वाली, और यहाँ पे जो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा ये 100% क्या होगा, वो यूनिवर्सल फैक्ट होगा, या इसी को अपन बोल देते हैं साइंटिफिक फैक्ट होगा, ठीक है ना। तो ये साइंटिफिक फैक्ट है, और जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं वो साइंटिफिक होते हैं, जो साइंटिफिक होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। ये वाइस वर्सा में आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, इफ यू हीट आइस, इफ यू हीट आइस इट ब्लैंक मेल्ट, ठीक है। अगर इफ यू हीट आइस, अगर आप आइस को हीट करते हैं, ये तो हो गई अपनी कंडीशनल क्लोज, और जो रिजल्ट क्लोज है वो अपनी यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे इस कंडीशनल क्लोज को मेन क्लोज, कंडीशनल क्लोज के बाद मेन क्लोज है, और इसी मेन क्लोज को अगर रिजल्ट के बेसिस पे देखें, अपन मीनिंग के बेसिस पे देखें, तो उसको रिजल्ट क्लोज भी कहा जा सकता है, ठीक है। कंडीशनल क्लोज और मेन क्लोज तो किस बेसिस पे, वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे, इफ क्लोज और मेन क्लोज भी स्ट्रक्चर के बेसिस पे है, बट मीनिंग के बेसिस पे आप इसको रिजल्ट क्लोज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे इफ यू हीट आइस, अगर आप आइस को हीट करते हैं तो क्या वो मेल्ट हो जाती है, और क्या वो मेल्ट होती है तो 90% 80% ही चांसेस है उसके, या वो 100% ही चांसेस है उसके, तो उसके मेल्ट होने के चांसेस क्या है, 100% है। और जो चीजें 100% होती है वो क्या होती है, साइंटिफिक होती है, वो यूनिवर्सल होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, जो इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर आप आइस को हीट करोगे तो 100% ही क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो आगे भी आंसर क्या आना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आना है। और यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो इट है, और इट सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखो दो वर्ब यूज करते हैं, एक आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो अपन यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और अगर अपने पास में आई है तो, ठीक है। और दूसरा आता है अपने पास में एस और ईएस फॉर्म, मींस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें एस और ईएस ऐड कर देते हैं। ये आती है जब अपने पास में सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, और कोई सिंगुलर नेम हो सकता है। इट यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में एस और ईएस फॉर्म लगेगी, और एस और ईएस जो फॉर्म होती है मेल्ट की वो होती है मेल्ट्स। तो ये था अपना जीरो कंडीशनल सेंटेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओपन कंडीशनल या प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस की। ये इसका सेकंड सेगमेंट है। कंडीशनल सेंटेंस टाइप फर्स्ट बोल सकते हैं इसको, या फिर ओपन या प्रोबेबल या रियल कंडीशनल सेंटेंसेस भी इनको बोल सकते हैं। अभी हमने देखा था पहले जीरो, उसके बाद टाइप 1, उसके बाद टाइप 2 और टाइप 3। तो 4 कंडीशनल सेंटेंसेस जनरली अपने को देखने को मिलते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो होगा इफ प्लस प्रेजेंट टेंस प्लस यहाँ पे विल, सेल, कैन, मे, या कोई भी मॉडल मिल सकता है अपने को, शुड, मस्ट, माइट, ऐसे मॉडल्स अपने को देखने को मिलेगा। जनरली जो गलती कर रखी होती है अपनी जो रिफ्रेशर्स है उनमें ये होता है कि अपन लिख देते हैं यहाँ पे इफ प्लस प्रेजेंट टेंस, उसके बाद में यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस। देखो सिंपल फ्यूचर टेंस में तो विल या सेल ही आ सकता है, जबकि जो कंडीशनल सेंटेंस का टाइप फर्स्ट है, ओपन या प्रोबेबल कंडीशन है, उसमें इस विल और सेल के अलावा भी मॉडल्स आ सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जब प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस होगा तो उसमें प्रेजेंट टेंस के बाद में मॉडल प्लस बेस फॉर्म होगा, और इसके अलावा यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। ध्यान रखना इसका, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इफ प्लस प्रेजेंट टेंस के बाद में मॉडल प्लस बेस फॉर्म होगा, या फिर इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो सकते हैं। और यहाँ पे भी जनरली अपने को देखने को मिलता है कि यहाँ पे होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी हो सकता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हो सकता है। मीनिंग क्या हुआ कि कोई सा भी प्रेजेंट टेंस यहाँ पे हो सकता है, प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, है ना। वो सिंपल हो सकता है, कंटिन्यूअस हो सकता है, या परफेक्ट हो सकता है। अब आगे देखते हैं इसमें, इफ यू प्ले वेल, अगर तुम अच्छे से खेलते हो। यहाँ पे प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म जो होती है अकेली जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। यू यहाँ पे प्लूरल है और इसके साथ में प्ले वर्ब यूज कर रखा हमने। तो यहाँ पे क्या आना है, तो इफ यू प्ले वेल, अगर तुम अच्छे से खेलते हो, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, विन द मैच। अब चांसेस है कि आप इस मैच को अच्छे से जीत जाओ, है ना, बट ये नहीं है कि 100% चांसेस है। अगर 100% चांसेस होते हैं तो यहाँ पे जीरो कंडीशन आता है, वो साइंटिफिक नहीं है, यहाँ पे यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है कि अगर आप अच्छे से खेलते हो तो ये 100% ही हो गया है
कि आप मैच जीतोगे ही जीतोगे, है ना। ये मैक्सिमम चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, ओपन चांसेस है। यहाँ पे ओपन का मीनिंग होता है आपकी चांसेस वो मैक्सिमम है, बट 100% नहीं। 100% होते हैं तो जीरो कंडीशनल आ जाता है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा मॉडल में से अपना जो सुटेबल मॉडल है वो यहाँ पे विल हो सकता है। तो यू विल विन द मैच, तो मैच जीत जाओगे, ठीक है। अगर तुम अच्छे से खेलते हो तो तुम मैच जीत जाओगे। यहाँ पे फ्यूचर का जो टाइम है वो मेंशन कर रखा होता है। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस जो देखे थे हमने, उसमें जो टाइम होता है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों हो सकता है, ठीक है। तो टाइमलेस कॉन्सेप्ट है अपना। अब यहाँ पे एक बात और देखना, नोट करने वाली बात है। अगर यहाँ पे अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं रखना चाहे तो उसको रिप्लेस भी किया जा सकता है, और इसकी इक्विवेलेंट दूसरी स्ट्रक्चर भी हो सकती है। इफ यू शुड प्ले, इफ यू शुड प्ले वेल, यू ब्लैंक विन द मैच, विन द मैच। अब देखना ये सेंटेंस भी सुटेबल है और ऐसा भी हो सकता है। समझिए यहाँ पे इफ के बाद में अपन शुड मॉडल का भी यूज कर सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस में। जरूरी नहीं यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही हो। अगर अपने को दूसरा नोशन कोई शो करना हो, दूसरा कोई मीनिंग शो करना हो, तो वहां पे हम शुड मॉडल को भी यूज कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग जरूरी है समझना। अगर अपने सामने कोई ऐसी सिचुएशन है जो डाउटफुल है ना, तो ये डाउटफुल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। कौन सी सिचुएशन होगी, डाउटफुल कंडीशन। डाउटफुल कंडीशन या सिचुएशन जो होगी उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे शुड मॉडल यूज किया जा सकता है। और अगर देखो इसका कई बार इन्वर्जन कर दिया जाता है, जैसे कि थॉमसन मार्टिनेट की जो बुक है उसमें लिखा हुआ है, या फिर ए के ठाकुर की जो लूसेंट वाली बुक है उसमें भी इस चीज को रिप्रेजेंट कर रखा है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, इसका इन्वर्जन कर देते हैं, और इन्वर्जन करते हैं तो वर्ब क्या आ जाती है, पहले आ जाती है। तो वहां पे ये लिखा गया है कि इफ को हम शुड से रिप्लेस कर देते हैं ना। तो अपने को क्या करना है, पहले शुड रख देना है। यहाँ पे ऐसा भी स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम का काफी डेप्थ वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। शुड इफ को हटा देंगे अपन, शुड यू प्ले वेल, है ना। यहाँ पे शुड का मीनिंग बिल्कुल चाहिए नहीं है। अगर वही है इफ यू, है ना, इफ यू प्ले वेल, अगर तुम अच्छे से खेलते हो ना, तो यू विल विन द मैच, विन द मैच। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से आंसर ठीक भी, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे भी विल होगा, है ना। तो शुड यू प्ले वेल, अगर तुम अच्छे से खेलते हो, इसका मीनिंग भी वही है। ऐसा नहीं कि तुम्हें अच्छे से खेलना चाहिए, वो इसका मीनिंग नहीं होगा। शुड यू प्ले वेल, यू विल विन द मैच। वह क्या है, यहाँ पे अपने शुड जो है उसका हमने पहले रख दिया है, उसके बाद में अपन वर्ब रख रहे हैं। कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे वर्ब पहले आ गई और जो सब्जेक्ट है वो उसके बाद में आ गया। रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर है एज इट इज पड़ी, उसमें कोई चेंज नहीं किया। यहाँ से हमने इफ को रिप्लेस कर दिया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कंडीशनल सेंटेंसेज में इफ आए ये जरूरी नहीं है, उसको ओमिट भी किया जा सकता है, हटाया भी जा सकता है, बट उसकी जगह पे कोई दूसरी स्ट्रक्चर रखनी होगी। और यहाँ पे अपने पास में जो स्ट्रक्चर रखने वाली है वो शुड है। ध्यान रखना, ये जो शुड है वो केवल और केवल ओपन कंडीशनल सेंटेंसेज में ही होती है। ऐसा नहीं कि जीरो कंडीशनल सेंटेंसेज में हम इसको रख देंगे, वहां पे वो इफ वाला सुटेबल ही होगा। नेक्स्ट ये देखना, अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस को इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इफ सी इज रीडिंग, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ गया ना, इफ सी इज रीडिंग। तो यहाँ पे इफ क्लोज है, इफ क्लोज कौन से, कंडीशनल क्लोज है। तो यहाँ पे इफ सी इज रीडिंग नॉट डिस्टर्ब हर। अब क्या ऐसा सुटेबल हो सकता है, देखो पहली बात तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दे रखा। अब सब्जेक्ट नहीं दे रखा तो विल, सेल, कैन या मे में से कुछ यूज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, फाइनाइट वर्ब्स होती है और उनके पहले सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। उसी के साथ में एग्रीमेंट करेंगे। यहाँ पे वर्ब है नहीं तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस, और इंपेरेटिव सेंटेंस यहाँ पे आ जाएगा डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म क्या दे रखा है इसमें, डिस्टर्ब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी हमने देखा है कि इफ की जगह पे अपन शुड यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम ये भी देख रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अलावा यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी अपन राइट कर सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस के ओपन कंडीशनल में। इफ द स्टूडेंट्स हैव रिटन द आंसर्स, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हैव रिटन, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद में आगे क्या दे रखा है, यहाँ पे सब्जेक्ट दे, है ना। इफ द स्टूडेंट्स हैव रिटन द आंसर्स, अगर स्टूडेंट्स ने अपने आंसर्स राइट कर लिए हैं तो दे गो। अब यहाँ पे परमिशन है, और परमिशन के लिए मॉडल यूज करते हैं हम मे, फॉर्मल कंडीशन में तो मे गो, द स्टूडेंट्स में गो, द स्टूडेंट्स जा सकते हैं।
तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी है। तो हमने एक तो जो नोशन अपने माइंड में ये बना रखा है कि इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद सिंपल फ्यूचर टेंस ही आएगा, वो एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है ना। वो एंटायरली करेक्ट नहीं है, वो पार्शियली करेक्ट है, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा ही रॉन्ग है। बट इसमें ये ध्यान रखना अपने को, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट है, मीनिंग क्या हुआ, इफ के बाद में अगर प्रेजेंट टेंस है और आगे यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है तो वहां पे मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, बेस फॉर्म सॉरी, या फिर इंपेरेटिव सेंटेंसेस वहां पे हो सकते हैं। और देखते हैं हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में। अब यहाँ पे देखना, ये दो सेंटेंस है, इफ यू विल वेट ए मोमेंट, तो यहाँ पे वही कंडीशनल टाइप फर्स्ट चल रहा अपना, है ना। कंडीशनल सेंटेंस का फर्स्ट टाइप चल रहा ओपन कंडीशन है। इस ओपन कंडीशन में अपन यहाँ पे इफ प्लस सिंपल फ्यूचर टेंस भी राइट कर सकते हैं और उसके बाद में सिंपल फ्यूचर टेंस वापस लिखा जा सकता है। बट कौन सी कंडीशन में, जब अपने को पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो। कौन सी रिक्वेस्ट करनी हो, पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, प्लीज वाली जब रिक्वेस्ट करते हैं अपन, है ना, उस टाइम पे ये लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विल वेट ए मोमेंट, अगर आप एक मोमेंट वेट करेंगे ना तो मैं आपके लिए कॉफी तैयार कर दूंगा, कॉफी बना दूंगा। तो यहाँ पे इस पूरे को आप रिप्लेस कर सकते हो, इफ यू विल को प्लीज से रिप्लेस किया जा सकता है, प्लीज, और ये सेंटेंस ओरिजिनली ऐसे लिखा जा सकता है, प्लीज वेट अ मोमेंट। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो अपने सामने, इस सेंटेंस को इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, प्लीज से इसको रिप्लेस किया जा सकता है फ्रेज को। तो प्लीज वेट अ मोमेंट, आई विल मेक कॉफी फॉर यू। इस तरीके से यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट हो रही है तो अपन क्या यूज कर सकते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखना, इफ द टेररिस्ट शुड सरेंडर द पुलिस विल अरेस्ट हिम। अभी अभी हमने देखा कि अगर अपने पास में इफ के बाद में शुड प्लस सिंपल, शुड प्लस बेस फॉर्म है, तो ये डाउटफुल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। कौन सी सिचुएशन होती है, डाउटफुल। डाउटफुल, जिस चीज में ऐसा लगता है कि अपने को डाउट है, ये काम हो नहीं सकता है या इसके होने के चांसेस बहुत कम है, तो ऐसी कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन मॉडल कौन सा यूज करते हैं, शुड। तो इसका मीनिंग है कि इसमें डाउट है कि जो टेररिस्ट है वो सरेंडर करेगा, और इसमें भी बात डाउट है कि जो पुलिस है उसको अरेस्ट करेगी। तो यदि टेररिस्ट अपने आप को सरेंडर करता है तो पुलिस उससे गिरफ्तार कर लेगी, अरेस्ट कर लेगी। बट इस कंडीशन पे डाउट है, ऐसा नहीं लग रहा है कि चांसेस कम ही है कि जो टेररिस्ट है वो अपने आप को सरेंडर करेगा। तो ऐसे कंडीशन में जब अपने पास में पोलाइट रिक्वेस्ट हो तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करेंगे। अगर अपने पास में डाउटफुल कंडीशन है या डाउटफुल सिचुएशन है तो उस कंडीशन में अपन शुड प्लस बेस फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। तो यह था ओपन कंडीशनल सेंटेंस। नेक्स्ट कंडीशनल सेंटेंस अपना कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2। इसको हम इम्प्रोबेबल कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन या हाइपोथेटिकल कंडीशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे इमेजिनेशन होगी, बट ध्यान रखना इसमें एक तो मिसकंसेप्शन ये रहता है कि इसमें जो पास्ट टेंस कर लिया तो इसका टाइम भी पास्ट होगा। तो ये जो कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 है ये प्रेजेंट टेंस को शो करता है, ये ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट टाइम को शो करता है, सॉरी टेंस नहीं, प्रेजेंट टाइम को शो करता है। हमने पहला कंडीशनल सेंटेंस देखा था, कंडीशनल सेंटेंस जीरो कंडीशनल सेंटेंस, तो उसमें था प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टाइम इसमें इंक्लूडेड है, मींस टाइमलेस कॉन्सेप्ट है। सेकंड था अपना ओपन कंडीशनल सेंटेंस, उसको हम प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस भी बोल सकते हैं, उसमें फ्यूचर का टाइम है ना। इफ यू प्ले वेल, अगर तुम अच्छे से खेलोगे, यू विल विन द मैच, तुम मैच जीत जाओगे। या उसको ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर तुम अच्छे से खेलते हो तो तुम मैच जीत जाओगे। बट ये जो जीतने का जो प्रोसेस होगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो फ्यूचर में मिलेगा अपने को ना, तो उसमें फ्यूचर टाइम है। और ये जो स्ट्रक्चर है कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 है, इसका जो टाइम है वो प्रेजेंट है ना। इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो भी ढंग से समझने की कोशिश करना। इफ यू प्लेड वेल, अगर तुम अच्छे से खेलो, है ना, ऐसा नहीं है तुम अच्छे से खेलते थे, इसका ऐसा मीनिंग नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर तुम अच्छे से खेलो मीन्स अभी टाइम है आपके पास में, बट इस काम के करने के चांसेस थोड़े कम है ना। इफ यू प्लेड वेल, अगर तुम अच्छे से खेलो, अभी खेलते नहीं हो, इसका मीनिंग ये है। और एक दूसरा था इफ यू प्ले वेल, अगर तुम अच्छे से खेलोगे, वो फ्यूचर में होना है, चांसेस है, लाइकली है, और उसके चांसेस जो होने के वो बहुत ज्यादा है। बट यहाँ पे इसके चांसेस कम है। मान लीजिए अभी तक जो टाइम है वो, अभी जो टाइम चल रहा है, अभी तक तो उसने वो काम अच्छे से किया नहीं, अच्छे से खेलने का काम नहीं किया है।
अगर वो थोड़ा सा इस बात को सीरियस होकर आगे अच्छे से खेलने की कोशिश करेगा तो उसको ये रिजल्ट मिल जाएगा, बट इस रिजल्ट के मिलने के चांसेस है कम है। रीजन क्या है? क्योंकि ये काम अभी इसने करना शुरू ही नहीं किया है। इफ यू प्लेड वेल, अगर तुम अच्छे से खेलो, यू वुड विन द मैच, तो तुम मैच जीत जाओ। वही ना, कई बार स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है तो फिर टीचर्स बोलते हैं पीटीएम में कि बेटा अगर तुम अच्छे से पढ़ो तो तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे या आ सकते हैं, या ये आए। अगर तुम अच्छे से पढ़ो तो तुम्हारे मार्क्स आए, तो इसका मीनिंग वो बच्चा जो है वो सीरियसली पढ़ नहीं रहा है। बट उसके बाद में जैसे ये एडवाइस दी जाती है उसके बाद में चांसेस है, उससे उम्मीद की जा सकती है कि वो पढ़ेगा आगे जाकर, है ना। बट जो टाइम है वो प्रेजेंट में है, अभी तक उसने कुछ काम नहीं किया, उसमें जो डिजायर्ड जो थिंग्स थी, एक्टिविटीज थी, वो काम नहीं हो रहा उससे। बट कहने के बाद में वो काम हो सकता है, जिसके चांसेस बहुत ही कम है। अब जो बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, जिससे अब उम्मीद ज्यादा नहीं की जा सकती है, उससे बहुत कम उम्मीद की जा सकती है, तो ऐसा ही है, यहाँ पे उम्मीद बहुत कम है इस काम के होने के। और जब उम्मीद कम है किसी काम के होने की, तो उसका रिजल्ट जो मिलेगा उसकी भी उम्मीद क्या है, कम है। तो यहाँ पे जो चांसेस है काम के होने के, रिजल्ट मिलने के, वो भी लेस है। किससे? जो ओपन कंडीशनल है उससे। दूसरा सेंटेंस, इफ सी वर अ बर्ड, यहाँ पे या तो इफ प्लस सिंपल पास्ट टेंस होगा। सिंपल पास्ट टेंस के बाद में अगर सिंपल पास्ट टेंस नहीं दे रखा है, कोई सिचुएशन दे रखी है, स्टेट दे रखी है, तो वहां पे हमेशा वर ही होगा। ध्यान रखना, कभी भी वॉज नहीं होगा इसमें, चाहे सब्जेक्ट सिमिलर हो चाहे प्लूरल हो। सी है तो भी वर, इफ सी वर। अगर आई है तो इफ आई वर, दे है तो इफ दे वर, वॉज नहीं होगा इसमें, है ना। तो इफ सी वर अ बर्ड सी वुड फ्लाई, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर वो एक बर्ड हो या वो एक बर्ड होवे तो वो उड़े, तो ये भी लाइकली नहीं है, ऐसा काम वो संभव नहीं है ऐसा, है ना। ये भी क्या है? इम्प्रोबेबल है, इमेजिनेशन है, कल्पनाएं हैं। बट अगर ऐसा काम हो, मान लो वो बन जाए बर्ड, तो वो उड़ेगी, बट प्रेजेंट टाइम में ऐसा है नहीं। वैसा ही इसमें, वो प्रेजेंट टाइम में अच्छे से नहीं खेलता है, वैसे ही वो प्रेजेंट टाइम में बर्ड नहीं है। इस चीज को आप ढंग से समझने की कोशिश करना, ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, इजीली इसको आंसर किया जा सकता है। हाँ, इसका इन्वर्जन किया जा सकता है ना। इन्वर्जन कैसे? इफ वर सी अ बर्ड, वर सी अ बर्ड सी वुड फ्लाई, सी वुड फ्लाई। अगर आपने को इफ को रिप्लेस करना ना वर वाले में, जो कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें अपने स्टेट के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे वर को बाहर निकाल सकते हैं। पहले करना क्या अपने को, पहले वर्ब को लिख देना, उसके बाद में सब्जेक्ट को लिख देना है। तो अगर ये पैटर्न वीएस बन जाता है ना, नॉर्मल पैटर्न क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब होता है, तो ये तो बेसिक पैटर्न हो जाएगा। अगर वीएस बन जाता है तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। तो ये कौन क्या हो गया? यहाँ पे इन्वर्जन हो गया है, किसका? वर्ब का और सब्जेक्ट का। इन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है? इन्वर्ट का मीनिंग होता है किसी चीज को उलट देना, पलट देना किसी चीज को। और ऐसा इन्वर्ट कर दिया हमने, पहले वर्ब को लिखा उसके बाद में सब्जेक्ट को रखा है, तो इन्वर्जन भी इसका संभव है इसमें। अब अपने पास में लास्ट कंडीशनल सेंटेंस टाइप थर्ड, इसको अपन इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस भी कह सकते हैं। स्ट्रक्चर है इसका इफ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में अपन यूज करते हैं हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक साइड में तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म होगा, दूसरी साइड में अपने को ब्लैंक दे रखा था, वहां पे हम वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म या कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म या माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, और ये अपना करेक्ट आंसर भी करवा देगा। तो इफ यू हैड प्लेड वेल, अगर तुम अच्छे से खेले होते, है ना, पास्ट में कोई काम तुम्हें अच्छे से करना चाहिए था, कोई काम होना अच्छे से चाहिए था, बट वो हुआ नहीं है। ध्यान रखना, ये अनफुलफिल्ड कंडीशन है पास्ट की, ये कभी कंप्लीट नहीं हो सकती है। मान लीजिए आपको 9 o'clock तक किसी प्लेस पे जाना था और अब 10 o'clock हो गए हैं, तो क्या अब 9 o'clock पे वहां पहुंच सकते हो? ये एक्शन, ये जो टाइम था वो तो पहले गुजर चुका है। तो ये कंडीशनल ऐसी है कि पास्ट में कोई काम एक पॉइंट तक हो जाना चाहिए था, बट वो काम हुआ नहीं, और नहीं हुआ, तो अब उस काम को करना क्या है? इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है, इसलिए इसको इम्पॉसिबल कंडीशन कहते हैं। इफ यू हैड प्लेड वेल, अगर तुम अच्छे से खेले होते, इसका मीनिंग अच्छे से खेला नहीं है, तो यू वुड हैव वन द मैच, तो तुम मैच जीत जाते। तो अब क्या मैच जीता जा सकता है? क्या ये रिजल्ट मिल सकता है? नहीं, ये कंडीशन कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती है, क्योंकि ये पास्ट का कोई एक्शन था और उसका एक्शन को करने का जो टाइम है वो गुजर चुका है, वो टाइम गुजरा हुआ वापस आता नहीं है, तो अपने को रिजल्ट मिलने वाला इसमें है नहीं। तो अपन अगर आप समराइज करें तो अपन देख सकते हैं, सबसे पहले कंडीशनल जीरो था,
कंडीशनल सेंटेंस 1, कंडीशनल सेंटेंस 2, कंडीशनल सेंटेंस 3, है ना। इस कंडीशनल सेंटेंस में अगर टाइम की बात करें तो टाइम इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों है, मतलब टाइमलेस कॉन्सेप्ट है। कंडीशनल सेंटेंस 1 या जिसको ओपन कंडीशन या प्रोबेबल कंडीशन बोलते हैं, उसमें प्रेजेंट टेंस अपने पास में, ठीक है। और जो सॉरी फ्यूचर टेंस है, इसमें फ्यूचर टेंस होगा, फ्यूचर टाइम होगा अपने पास में। जो कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 है उसमें प्रेजेंट टाइम के बारे में बात कर रहे होते हैं, बट एक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है जिस टाइम पे बातें की जाती है। और C3 में पास्ट की किसी टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट करता है। कंडीशनल सेंटेंस 1 फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ओनली फ्यूचर टाइम। और जो C2 है या कंडीशनल टाइप सेंटेंस 2 वाले हैं वो प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो C3 या इम्पॉसिबल कंडीशन है वो पास्ट के टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो टाइम को लेकर इनकी सिमिलरिटीज है या उनमें जो डिफरेंस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट वेरी वेल। We'll soon conduct a test series on this topic. Do not forget to attempt that series. Thank you. Have a nice day.